खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मीद बड़ी साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें रातों रात एक आर्डीनेंस के ज़रिए जो नैब लॉ है और नैब जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की कभी नहीं हो सकती, तमाम काम रुके पड़े हैं। आज उसके इख्तियारात में इजाफा करके अब वो 14 दिन से 30 दिन तक का रिमांड ले सकेगी नैब। ये क्या मामला है और ये क्यों हर बार हर हुकूमत से क्या इसके लिए इस्तेमाल करती है, किसी विक्टिमाइजेशन के लिए, या इसकी ज़रूरत थी? क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? जावेद लतीफ़ साहब ने ये खुशखबरी आवाम को सुनाई है कि जनाब वो चौथी बार भी बनेंगे। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आज ज़िया लीग के जो सरबराह हैं जनाब एजाज उल हक साहब, उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा है कि इसके लिए बोलियां लग रही हैं। ये बोलियां क्या होती हैं बड्डी साहब? एक बोलियां तो वो होती हैं ना जो गाने में हम और फोक गानों में इस्तेमाल करते हैं। ये किस किस्म की बोलियां हैं? अगर हैं तो मुआहिदे के बावजूद मईशत के हवाले से खदशात की क्या बात है? फिच और मूडी की जो उस पर ऊपर क्यों रिजर्वेशन हैं? और ये 3.5 बिलियन जो मिला है, जिसे ब्रीदर भी कह रहे हैं और लाइफ सेवर भी कह रहे हैं, इसके क्या होंगे नताइज? और एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम, उनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे। जी बड्डी साहब, ये आपने नैब का लॉ देखा, आर्डिनेंस, इसमें कुछ तब्दीलियां करके मजीद एम्पावर किया गया है उसी नैब को जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी वजह से पाकिस्तान की सारी तरक्की रुक गई है। तो अब हम उम्मीद करें कि तरक्की बेहतर हो जाएगी रिमांड टाइम बढ़ने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, गुजारिश ये है, जिन हुक्मरानों के कोल व फेल में तजाद हो वो मुल्क में बेहतरीनी तबाही लाते हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, शाहिद हकान अब्बासी साहब हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, ये कहते थे नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बकौल मौजूदा हुकूमत और पीडीएम के लीडर साहबान के मुताबिक नैब थी। उन्होंने कहा नैब ने पाकिस्तान के इन्वेस्टर को भगा दिया है। अब एक मुखालिफ को दबाने के लिए रातों रात चोरों की तरह, मुबैना चोरों की तरह नैब कवानीन जिसकी मुखालफत करते रहे, जिसको पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट की वजह बयान करते रहे, 14 दिन से 30 दिन कर लिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा था मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव है कि मैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मुबैना तौर पर सख्त सजा दूं और वो केस चलाऊं जो कानूनी तौर पर साबित भी नहीं होते। और अब उसी शख्स को दबाने के लिए, अपना सियासी रास्ता साफ करने के लिए नैब ज़दा लोगों ने, जो कहते थे आसिफ अली जरदारी को नैब ने क्यों पकड़ा, जब नैब को मौलाना फजलुर रहमान ने तलब किया तो वो कह रहे थे मैं वहां की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर जाकर धरना दूंगा। तो काजी साहब, जब आपके मुल्क में, माफी चाहता हूं, आइन से इनहराफ करना हुक्मरानों का मामूल बन जाए, अदालतों की हुकूमत ठोकरों पे मारने लगे, तो फिर इंसाफ के मुतलाशी खुदकशी करते हैं या मुल्क छोड़ दिया करते हैं या सरेंडर करते हैं या मुकाबला करते हैं। बदकिस्मती है कि इनका इस दफा पीडीएम की उस लीडर के साथ मुकाबला जिसने वर्ल्ड कप जीता था 1992 का, और उसने सऊदी अरब और एक अहम तरीन सुपर पावर के कहने पे भी पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, ये नैब कवानीन में तरमीम करे, मुझ पर दहशतगर्दी के पर्चे दे, बगावत के दे, कत्ल के दे और जो मर्जी दे, सिर्फ एक शख्स पूरी हुकूमत को मच्छर बनाए हुआ डर रहा है। अच्छा बड़ी साहब, ये जो कानून पास हुआ है इसमें एक और भी अजीब बात, अजीब तो नहीं कहना चाहिए, है तो कानून के मुताबिक ही, मगर भट्ट साहब आरिफ अलवी साहब मुल्क में नहीं हैं, और ये जो संजरानी साहब हैं जो कि जाहिर है सेनेट के चेयरमैन जो कायम मकाम सदर होते हैं, तो इनके जरिए ये करवाया गया। आपके पास क्या इनसाइड है? देखें काजी साहब, बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया, सदर ममलिकत की जगह चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब जो हैं वो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं। उन्होंने एक दस्तखत किए हैं और तरमीमी आर्डीनेंस 2023 का जो है वो जारी कर दिया, नाफिज कर दिया। अब सवाल इसमें सिर्फ ये है कि अदम तावन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत मिल गई है। मुश्तबा अफराद को? जी हाँ, मुश्तबा अफराद को। अब ये एक्सप्लेन कैसे होगा कि मुश्तबा कौन है? सर जी, बात तो सीधी है कि अगर आपके, आप मिसाल सीधी बात कर लेते हैं ना, चेयरमैन पीडीए की बात कर रहे हैं आप, कि अगर वो तावन नहीं कर रहे, उनकी अहलिया बुशरा बेगम तावन नहीं कर रही, तो फिर नैब के पास कोई कानून ऐसा नहीं आए
नैब ने दरखास्त की है कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती है, हमें अजराह करम रहनुमाई फरमाई जाए, जिसके बाद रातों रात नहीं हुआ। ये बाज़ाब्ता प्लानिंग हुई है, लिख पढ़ के सारी बात हुई है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, कोई मजाक तो नहीं हुआ। और उसके तहत अब ये उनको इजाजत मिल गई है कि वो अदम तावन ना करने वाली शख्सियत को वो पाबंदे सलासल कर लेंगे। और ये उनका आईनी हक है, बिल्कुल आईनी हक है। भट्टी साहब ये भी आईनी हक है कि कोई एक डाला हम पत्थरों का भर के ले जाएं अगर, तो उस हवाले से भी कोई वजाहत करता है ये कानून। देखिए काजी साहब, अदम तामुन तो है। जब आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को तलब करते हैं तो वो पथराव करती हैं, लाठी चार्ज होता है, शेलिंग होती है और नैब जा भाग के जाने बचाती है। आसफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं मोहतरम कि नैब की इतनी हैसियत है उसका चेयरमैन की मेरे पास आए। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं इनके घेराव करूंगा। ये तो तावन था ना। शहबाज शरीफ साहब पर 6 महीने वो उन पे फर्ज जुर्म नहीं आयद हो सकी। मरियम नवाज ने एक दफा ठोकर न्याज बेग सलीम शहजाद के दफ्तर में पथराव करवाया, मुबैना तौर पर बेपनाह पथराव हुआ, शेलिंग हुई और लोग पिछले गेट से भाग गए। हाँ, एक शख्स जिस पर 2 कातलाना हमले हुए, 170 के मुताबिक उनके पास मुकदमात है, वो वाकई अदम तामुन कर रहे हैं। जो 350-400 केस पीडीएम की तमाम लीडरशिप के खत्म किए हैं, वो तामुन के तहत ही तो खत्म हुए हैं। कादी साहब कौम को इतना बेवकूफ ना बनाए। खुदारा आप तकब्बर में ताकत के नशे में अंधे हुए हैं, लेकिन पूरी कौम को एक वक्त में आप बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ आ रही है कि पूरी की पूरी पीडीएम अच्छा नैब दादा थी। मुझे बताए ना कि आसफ अली जरदारी साहब नैब दादा नहीं थे मोहतरम? क्या मोहतरम शहबाज शरीफ वो तो साहब ने कह दिया था ये लॉन्ड्री है, ये उनका कहना है कि ये लॉन्ड्री है, यहाँ पे कपड़े वपड़े धोए जाते हैं। साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आरिफ साहब, लेकिन ये भी याद रखें 9 मई के बाद नया पाकिस्तान बन चुका है। अब अगर मुल्क ठीक होने जा रहा है, जो चीजें गलत हुई थी, मैं मानता हूं कि नैब के दफ्तर के बाहर जो आप बात कर रहे हैं, पथराव भी हुआ, गाड़ियां भी थी, लाठियां भी थी, ये सारी बातें नैब को बुलाना पसंद नहीं करते थे मौलाना फजल रहमान, ये सारी बातें जायज है। लेकिन बिल आखिर मुल्क अगर ठीक होने जा रहा है, मेरा बाबा मुल्क ठीक कर रहा है, तो खुदारा उसकी सपोर्ट करे। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करे। जब आपके सियासी मुखालफीन की आम ट्विस्ट करनी हो तो वो ठीक हो जाता है जो आपके लिए गलत था। देखे ना, अब हम चूंकि पावर में आ गए हैं, हम ताकत में आ गए हैं, अब हम पेश नहीं हो रहे। वो नैब जो एक अफरीत बना के पेश किया जाता है, एक जनाब मुल्क की तबाही है, वो अब नेक भी हो गया है और मुल्क ठीक हो गया क्योंकि मैं पावर में आ गया हूं। तो इसी तौहीन अदालत के फैसले से जहां नवाज शरीफ को फायदा होगा, जंगीर तरीन को होगा, और लगता है कल को चेयरमैन पीटीआई को भी फायदा होगा। अदालत की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है भाई, उसमें आप जो है इम्तियाज कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? थोड़ा मुखालिफ बंदा फाड़ लो तो लम्या पालो, कानून जिंदा हो जाएगा। मैं मुझे गुजारिश करूं जी, एक ब्रेक मैं गुजारिश करूं। परसों रात मीटिंग हुई कि मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जो काबिल गिरफ्त है, काबिल गिरफ्तारी हो। वो 99% है। उस पर कल रात साहब एक ब्रेक है, आप मेरे साथ रहिए, अपनी बात रखिए। एक फौरी ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये एक बड़ा कहतुर्रिजाल है, बड़ी मुश्किल है। कोई दीदा वर पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। मरहूम ज़मीर जाफरी साहब कहते थे, वो यार साढ़े कुल 2-4 ही बंदे ने वज़ीर आज़म बन ली। मतलब ये ऐसी बार बार यही करना है। अमेरिका में इस तरह होता है, जापान में इस तरह होता है, और बार बार का मतलब ये कि जो लोग इस वक्त इस मुल्क के हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया है, यार व्हाई डोंट यू ब्रिंग सम अदर पीपल फ्रॉम द सेम पार्टी? उस पार्टी में और बंदे कोई नहीं। देखिए काजी साहब, गुजारिश है, अब से थोड़ी देर पहले काजी सईद साहब मेरे दोस्त ने फरमाया था कि एजाजुल हक साहब ने कहा बोलियां लग रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए मुल्क बराए फरोख्त है। मेरा आपका जहां 99% लोग खते गुर्बत के नीचे या पास रहते हो, 80% रहते हो, तो चंद 2 बड़े खानदान हैं जो इस बोलियों में हिस्सा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मुझे बताएं, क्या खुर्शीद शाह, रजा रुबानी है, वो तो क्रेडिबल नहीं है, और तला तादाद लोग जरदारी साहब की जिंदगी में वजीर आज़म बन सकते हैं? जवाब नो।
नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी में नून लीग में 2 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, मुझे नहीं पता। राजा जफरुल हक जैसे क्रेडिबल लोग और भी यकीनन बहुत अच्छे लोग होंगे, मोहम्मद जुबैर जैसे और लोग, लेकिन नवाब वजीर आज़म बनेगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा। इसका मतलब है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, वरासत है। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था 22 करोड़ अवाम के लिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिलते थे, नौकरी अछूतों को नहीं मिलती थी, लेकिन इन्होंने 1971 में आके नवाज शरीफ साहब ने ठेका ले लिया हुकूमत लेने का 81 ज़ियाउल हक के दौर में, जो गुलाम अहमद जलानी के दौर में। मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने ले लिया ठेका के ये इक़्तिदार मेरे मेरेगा। अब तीसरे इन दोनों खानदानों के होते हुए तीसरा इस बिट में आ नहीं सकता। क्योंकि तीसरा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी खरबों रुपए की जायदाद अमेरिका, यूके, दुबई और मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में नहीं है। उसमें पाकिस्तान में ओहदा खरीदने के लिए आपकी बैरून मुल्क खरबों रुपए डॉलर या पाउंडों में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक आदमी 2018 में एंटर हुआ, उसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं थी, बैरूनी मुल्क इंटरनेशनल सफारती सतह पर उसको वो ब्लैकमेल नहीं कर सके। उन्होंने एक स्टेज पे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो अगर इस रीजन पे 1857 से अंग्रेजों ने हुकूमत की है, तो ये 2 खानदानों के हम गुलाम हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, अभी तक ना निगरान वजीर आजम का वक्त हुआ, ना अगली हुकूमत का। और दूसरी बात, 2 निगरान वजीर आला को अहम अदारों की तरफ से मैसेज दिया गया कि आप बहुत ज्यादा बायस्ड हो चुके हैं, हमें एक तरफा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अवाम की पल्स कुछ और है, आप मुल्क को खाना ये जरा वजाहत करें, ये क्या कह रहे हैं आप, दोबारा मुझे बताइएगा प्लीज। अहम तरीन शख्सियत ने मीटिंग में, जो बज़ाहिर कुछ लोगों के करीब भी है, उन्होंने कहा नहीं, अलग बात है कि अगर किसी ने 9 मई किया उसको सजा होनी चाहिए, और मैं भी कहता हूं, लेकिन 2 निगरान ने आके मुल्क को तबाह कर दिया है। पीडीएम की हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था कि मुल्क को माशी से निकाले, 2 निगरान वजीर आला को वार्निंग दे दी गई है कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, पाकिस्तान की बजाय एक मुल्क का मैं नाम नहीं लूंगा, उसके मुफाद को तरजीह ना दे। पाकिस्तान की इनसाइड इंफॉर्मेशन किसी एक बैरूनी ताकत की तरफ गई है, जिस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। अल्लाह करे कि जो भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाता है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जाता है, उसको कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा मिले, क्योंकि वतन से मुहिब्बे वतन गद्दारी करने वाले नाकाबिले माफी है। कादी साहब, एक और बात बीच में आ गई है, अल्लाह करे बताएं। चढ़े। एक और बात आ गई है, कुछ लोग बज़ाहिर पाकिस्तान की हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन डिक्टेशन कहीं और से लेते हैं। कभी वो पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर लंदन जाते हैं और किसी और मुल्क चाहते हैं, चार्टर्ड बच्चा रहने दे यार, छोड़ो परा। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई, हम तो ये कहेंगे, अगर ये इदारे कह रहे हैं तो हमें तो अपने इदारों पे बड़ा एतमाद है। हम चाहेंगे कि मेरे अदारे पाकिस्तान के, याद रख ले, अदारे हमेशा मुल्क के होते हैं। कुछ सियासतदान वक्ती तौर पर वो हालात की मुनासबत से फैसला करते हैं, लेकिन खुसूसन पाक फौज का असल मकसद पाकिस्तान को महफूज रखना है, गैर मुल्की ताकतों और अंदरूनी मीर जाफरों से बचाना है। हमारी पाक फौज जिसने 80,000 जाने दे के पाकिस्तान में अमन कायम किया, चंद शोबदाबादों के लिए, गैर मुल्की एजेंडों के लिए नहीं किया। मैं कुछ बातें बहुत मोहतात होके कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह करे इंक्वायरी हो रही है, जब वो एविडेंस आ जाएगी, अदारे उसका ट्रायल करेंगे, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि वतन अजीज से गद्दारी की, वतन अजीज के राज बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो 23 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह का बना है। तो कादी साहब, कुछ लोगों के लिए अगर वो इंक्वायरी में रुकावट नहीं होती, जैसे डॉन लीग की इंक्वायरी हुई थी, उस वक्त एक शख्सियत को बचा लिया था, मैं नाम भी ले देता हूं, शख्सियत को या एक को बचा लिया था। अब इंशाअल्लाह ताला बाफजले खुदा, अल्लाह के करम से पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले निशाने इबरत बनेंगे। बिल्कुल बनना भी चाहिए। इस वक्त उनके कंट्रोल में है, लेकिन उनके हाथों से खिसक रही है। एक उनकी बात ट्रेस हो चुकी है, अब वो कहां तक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें गुनाहगार होते हैं, बेगुनाह, ये अदारे बेहतर बताती हैं। मैं हसास इशू है, इसको ज्यादा टच नहीं करूंगा।
अल्लाह। नहीं, ठीक है जितना आपने बताया है, लेकिन हम तो यही कहेंगे और हमारा और इस मुल्क का मफाद ये है कि कोई भी हमारे मफादात पे सौदेबाजी ना करे और जो भी हो फेयर अंदाज से इन्वेस्टिगेशन हो और फेयर अंदाज में कानून की एप्लीकेशन। कादी साहब एक निगरान शख्सियत की 2019 की एक मुलाकात, 19 के एहतमाम की मुलाकात में पाकिस्तान के बारे में होने वाली गुफ्तगू भी अदारों के नोटिस में आ चुकी है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान वतन अजीज की हिफाजत करे। हमारे जैसे लोग आज मर जाएं, कल दूसरा दिन मुल्क रहना चाहिए, पाकिस्तान रहना चाहिए। ठीक बात और है, हमें यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस पर कंप्रोमाइज ना कभी किया माजी में, मुल्क की सलामती पर ना आइंदा करेगी। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी खबरें उन्होंने दे दी। कुछ ये कानून जो बिला वजह तो उसमें तब्दीली नहीं हुई, तो कुछ जो है अभी एक नोटिफिकेशन में देख रहा था कल, जो साबिक खातून अव्वल को भी तलब किया गया है किसी केस में। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में केस किस सम्त में बढ़ रहे हैं? देखिए काई साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जैसे आरिफ साहब ने फरमाया है और दुरुस्त बात की है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है वो सियासतदान है, सहाफ़ी है या किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, उसको पाबंदे सलासल ही होना चाहिए। उस पर खुदा की जो है वो कोई रहमत नहीं आएगी जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ये बात तो क्लियर है। सवाल अब ये है कि जो पाकिस्तान में कुछ रुकावटें थी, आप उनको दुरुस्त किया जा रहा है। आप ज़रा डॉलर पे गौर कर लें, स्टॉक एक्सचेंज पे गौर कर लें। ये जो बातें मजाक में लग रही हैं कि 200-225 पे इसहाक डार ये ले आएगा डॉलर, और जिस तरह आप देखिए, आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी करेंसी में, आप गैस ले रहे हैं आज़रबाईजान से उनकी करेंसी में, चाइना के साथ उनकी करेंसी में, तो फिर ये डॉलर फारग होने जा रहा है और ये 200-225 पे आ रहा है। इसके साथ साथ अब मुल्क में ये वक्त आ गया है कि आपको सर्जरी करनी है, और वो सर्जरी एक सर्जरी हुई है नैब की, जिसमें अदम तावन ना करने वाले को पाबंद सलासल। दूसरी सर्जरी ये कुतुक है कि एक शख्स को नहल कर दो, ताहियात सारी जिंदगी के लिए नहल कर दो, वो भी अमेंडमेंट आई है। 5 साल के लिए नहल, जो कोई भी होगा, आज होने वाले भी बरी होंगे और कल को होने वाले। ना कम से कम ये मौका तो मिलना चाहिए ना कि जिस वजह से वो नाअहल हुआ है वो दोबारा आके वही काम कर सके। हमने क्यों रोकने उनको? वो दोबारा आए, दोबारा वो करें फिर, ताकि दोबारा बार बार नाअहल हो सके, ताकि जमहूरियत आगे बढ़े। क्या ख्याल है साहब? 35 से 40 मैं फिगर दे रहा हूं आपको, नोट फरमा लें। 35 से 40 गिरफ्तारियां नैब करने जा रहा है। वादा मुआफ गवाह सामने आ रहे हैं और बताएंगे कि शरीके जुर्म हम भी थे। उन सब की बारी आ गई है। ये इसमें तो हम वादा माफ गवाहों का तो मसला ही कोई नहीं है कि जिला कचहरी जाके तो देखें, आपको हार बनाएंगे रास्ते में, ठीक होगी। अच्छा काजी साहब विद योर काइंड इंफॉर्मेशन, गुजारिश है, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वहां इंसाफ भी किसी मुल्क से मांग ले, खुदा वास्ता, खुदा के लिए मेरी तो गुजारिश है। मैं तो ये नहीं कहता लाजमी करें, वादा माफ हुआ, इसहाक डार का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लाए। ऐसे ही 15 से 20 वीडियो साबिक वर्ल्ड कप कप्तान जीतने वाले के लिए खिलाफ रख ली गई हैं। लेकिन याद रख लें काजी साहब, एक हिकमत हुक्मरान बनाता है ताकत के तकब्बर में, एक ऊपर अल्लाह है। याद रख ले, अगर इसहाक डार का एफिडेविट नहीं माना जा रहा, कादी फैमिली आज भी मर गई है सिसक सिसक के, उससे बड़ा सुल्तानी गवाह पाकिस्तान की तारीख में नहीं आ सकता। पुलिस हिरासत में लिए गए बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर जिस शख्स की तरफ व्हाट्सएप इशारा कर रहे हैं, 15 माह से आपने सर से लेके पांव तक जोर लगा लिया, एक केस साबित नहीं कर सके। अगर इलेक्शन कराने के लिए आप उसको ये शर्त रख दी है, मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ ने, मुल्क में रहने वाले जरदारी ने, मुल्क के सारी उम्र अवाम से नफरत का शिकार रहने वाले मुबैना मौलाना फजलुर रहमान ने, ये इलेक्शन हमने तब लड़ना है जब वर्ल्ड कप जीतने वाले को पाकिस्तान की जेलों में पाबंद सलासल करो, वरना हम अवाम गंदे आड़े मारेंगी। तो फिर आपकी जिद है, जो मर्जी करे, आप बादशाह है, बच्चा दे या अंडा दे, या अंडे में से बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, आप दोनों काम कर सकते हैं। भट्टी साहब, ना कोई जिद है, ना कोई जिद नहीं है। बात यह है, अलकादर ट्रस्ट होगा, गंदम होगा। आपके पुराने प्रोग्रामों में ये सारे स्कैंडल मंजर यहाँ पर आप ला चुके हैं। आपने मेरे पुराने नहीं किया, आपने क्यों ये
मेरे नए प्रोग्राम में और पुराने प्रोग्रामों में हदेबिया पेपर मिल भी है। मेरे डॉक्टर बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे यार? बट साहब उनको नहीं, मेरे छोड़े नवाज शरीफ के पुरानी तकरीरों में 10% भी है, सिरे महल भी है, स्विस बैंक भी है। और किस किस को छेड़ोगे, तुम्हारे सर पे उतने बाल नहीं है जितने मैं पीडीएम के स्कैंडल आपको गिना दूंगा। ये जो चोर है उसको जाना चाहिए पाबंदी सलासल। अगर नवाज कहां जाना चाहिए? आपने एक तरफ इक़्तिदार की सीट रखी है, दूसरी तरफ जेल रखी है। भाई इधर जाना है या इधर जाना है? जमात छोड़ दो तो इक़्तिदार में आ जाओ, नहीं तो जेल में आ जाओ। अटक जेल भी तो नवाज शरीफ ने काटी थी ना। राणा सनाउल्लाह आपको, आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको नहीं याद उसके ऊपर क्या हाल था? आप बड़े हो के ना पीर बनेंगे, 70 साल सन्यासी बाबा बनेंगे। अटक जेल से जहाज में पावे पकाने वाले, खद्दे बनाने वाले, पिते बनाने वाले और कम से कम 70 टैची जिनमें सीरे जोहरात थे लेकर भी तो एक खानदान गया था। कभी उसके नाम पर भी रोशनी डाले, हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि किसने किस कैरेटर में कितने पैसे रखे, किसमें कितने हीरे साहब। ये अजीब सी खबरें, मैं तो इन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। और ज़िया लीग के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये ट्वीट की है, मगर मुझे नहीं लगता यार हमारा इतना साफ सुथरा सियासी निज़ाम है, आज तक 1% की किसी ने हेरा फेरे नहीं की। तो इतनी बड़ी अहम सीट के लिए ये नहीं ऐसी खबरें। कादी साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिरे महल का 10% का इल्जाम किसने लगाया था? मुझे ये बता दे ताकि मैं अगर गलत बात कहूं तो अपनी कौम से बात मुस्लिम लीग नून नहीं लगाया था, और तो किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, मोहतरम आसफ अली दुआरे स्विस बैंक के लिए किसने कहा था कि इतने अरबों रुपए इन्होंने बाहर रखे हैं? $60 मिलियन की बात। इसका मतलब है मेरी जाति किसी से इख्तलाफ नहीं। हाँ, शहबाज शरीफ सब बहुत अच्छे आदमी है। उस्मान बुज़दार की आपने पर्दा नशीनी तोड़ी थी, वो सारी बातें मैं आज भी कह रहा हूं, उस्मान बुज़दार में मुबैना अरबों की करप्शन हुई, ओदे बिके। मैं ना उसका स्पोक्समैन था ना इनका हूं। मेरा तो बड़ी साहब मुझे जरा इंटरजेक्ट करने दें। इजाज़ुल हक के जरा दिखाएं जी, वो किधर है ट्वीट उनकी, ये दिखाएं। सुना है केयर टेकर पीएम के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है। ये कौम की खिदमत से पहले अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, फिर अपनी, और कुछ दाने बच गए तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। ये बड़ी अजीब सी, बड़े इनकलाबी से हो गए हैं। इजाज़ुल हक ज़िया लीग के ये प्रेसिडेंट हैं, और मेरी ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ये ज़िया लीग से ही अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे। यही बात आज हमें पता चली। जी 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 भट्ट साहब, देखिए ज़ियाउल हक मरहूम साहब के साहबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत दोस्त हैं। आजकल मेरी इत्तला के मुताबिक ये उन्हीं घर के इर्द गिर्द दुबई में फिर रहे हैं जो इसहाक डार का दुबई में घर है। ख्वाहिश मसूफ की ये है कि किसी तरह मुझे भी प्राइम मिनिस्टरी का एक दफ़ा मज़ा चखा दे और मुझे भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या किसी तरीके से अंदर घुसाया जाए। ये तो बात नहीं है। जब ये तो नीलामी की बातें करके ये तो मुखालफत मोल ले रहे हैं। जब इनकार हो गया ना मेरे बड़े भाई काबिल एहतराम काजी साहब, जब इनकार हो गया है तो फिर अब ये वापसी किस जानिब जानी है? ये गेट नंबर 5 के मुसाफिर हैं, ये वहां से बाहर नहीं काजी साहब जा सकते, इन्हें आप ही के पास आना है। तो जेडे बाकी बैठे नहीं उठे वो केड़े गेट देने? भट्ट साहब, हजरत बात ये है, फिर हजरत बात की, मैं गेट का नंबर पूछ रहे हैं, आप किस पास बात लेके जा रहे हैं? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। गेट नंबर 5 के मुसाफिर वो है। लोहारी गेट के हैं? नहीं, लोहारी गेट नहीं। तो फिर बड़ी साहब एक बात समझ नहीं आती। अच्छा काजी साहब अब मैं गुजारिश करूं, इजाज़ुल हक पाकिस्तान दुबई में नहीं कहीं और है। चंद दिन पहले वो वापस आना चाह रहे थे, उन्हें बताया गया कि आप फिलहाल ना आए, माइक्रो लेवल पे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ज़ियाउल हक पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जा चुके थे, उन्हें ये बात कही गई, उन्होंने फिर अलहदगी का भी इजहार कर लिया। आप जबरदस्ती घर का कब्जा करके घर के मालिक नहीं बन सकते कादी साहब। खुदा के लिए कब्जा ग्रुप की पुश्तपनाही छोड़ दे। ह्यूटन में इधर से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है, साबक अहम शख्सियत जो 6 साल रही, कितने बड़ा फार्म हाउस और मलका का जो विजिट, जब वो जो सैर करने जाती थी उसका सौदा करते करते रह गया। ना हमें छेड़े मलंगा नू,
ना छेड़ो फकीरा साहब, ये लेन देन तो होता रहता है। थोड़ा सा बता दें कि मैं तो नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं देख रहा। आप ये एजाज उल हक साहब जाने और इसका सच झूठ वो बताएं, बड़े आदमी हैं वो, MNA भी रह चुके हैं। खैर जरा देखिएगा अपना भट्टी साहब से कोई रब्ता ढिला हुआ है, मतलब थोड़ा सा वीकन हुआ है। ये बताएं अपना भट्ट साहब कि ये यहाँ पर तो भट्टी साहब, मेरे ख्याल भट्टी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? काजी साहब मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो भट्टी साहब ये छोड़ दें, हमें नहीं पता ये एजाज उल हक साहब जाने और जो वो उनका अल्लाह के बीच मामला है। ये फरमाएं कि कौन मंजूर नज़र आ रहा है आपको? किसी मीडिया की शख्सियत का भी नाम आ रहा है, एक और बड़े टाइकून हैं उनका भी नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेता जी। एक साहब तो हैं हाउसिंग सोसाइटी वाले, ठीक हो गया, उनका एक काम जगह फंस गया है। 5 नाम दिए थे, 2 नाम दिए, 3 नाम दिए थे मुस्लिम लीग खून, वो माफी चाहता हूँ, खून कह दिया, माफ कर देना। काजी साहब देखो हाथ जोड़ के, मोहतरम नून लीग ने, उन पे भी क्रॉस लग गया। 2 दिए थे पीपल्स पार्टी ने। अब फैसला मेरा ख्याल है 15 जुलाई के करीब कोई और करेगा, क्योंकि ये खासी चीज मुतनाज़ा होती जा रही है। जिस कमिटमेंट पे ये हुकूमत आई थी और यकीन दहानी कराई गई थी वो पूरी नहीं की जा रही। अब अदारों ने उनको भी कह दिया है कि हमसे उम्मीद ना रखो, इसीलिए उस अदारों के इनकार के बाद रातों रात नैब में तरामीम की गई कि किसी तरीके से तरीके इंसाफ के चेयरमैन को पाबंदे सलासल किया जाए। भट्टी साहब ये आप समझते हैं? मैं तो ये सुन रहा था कि जो ये चौथी बार जो वज़ीर आज़म बनने की बात है, ये वो मुक़्तदार इदारे कोई इस से सहमत नहीं है जो माजी में होता रहा। शहबाज शरीफ साहब से तो वो हो सकता है कि वो उनकी शख्सियत से कोई शायद बात आगे बढ़ सके, मगर बाकी ये एक बात चल रही थी, इस पर आपका क्या टेक है? भाई साहब ख्वाहिश जरूर है, मियाँ साहब पूरी मुस्लिम लीग नून खुद कहती है, मरियम नवाज कहती है पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा, लेकिन वो ये भूल गए कि नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं और जिस दौर में आए कर्जों की रेशो मल्टीप्लाई करके अरबों रुपए गुजारा बनी। अब उनके नाम पर जो मेरी इतला है, पाकिस्तान की कुछ ऐसी शख्सियात कहते हैं कि नवाज शरीफ पर डिपेंड किया जा सकता, जब उन्होंने पिछले 4 साल नवाज शरीफ का लंदन में रहने पर किया कि किस किस लॉबी को उसने हायर किया, कौन कौन से मुल्क की, एक मुल्क जिसका मैं नाम भी नहीं लूंगा, उनके नंबर तो खासे माइनस हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों को जरूरत पड़ी, नवाज शरीफ की 90% बजाय शहबाज शरीफ को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुल्क में लॉबी की जिसे पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए कभी अब वो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भी वो बीच में लाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनके बारे में कुछ ऐसे राज अफशा हो चुके हैं, उनका वजीर आज़म बनना खासा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान में तो चिड़िया बन सकती है, वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन मेरी नजर में उनकी जो कॉलें ट्रेस हुई हैं, जो लॉबी है, उन्होंने लॉबीइस्ट हायर किए थे अमेरिका और एक ऐसा मुल्क जिसका पाकिस्तान नहीं मानता, तो उससे उनके नंबर माइनस हो गए हैं मुबैना तौर पर। अगर सच है या गलत है ये यकीनी बात है, जब वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। सिर्फ बीइंग ए जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन बेस पर काउंटर चेक करके राय का इजहार अर्ज कर रहा हूँ, तो आप दोनों साहबान के सामने। जी अच्छा भट्ट साहब, आपकी भी यही राय थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन बात ये है कि भाईजान इलेक्शन अगला कौन जीतता है कौन नहीं जीतता ये पहले हम कैसे बता सकते हैं? दुरुस्त बात है, मेरी पहले भी आपसे यही मौक़िफ़ आपको याद है, मैंने शहबाज शरीफ पे था, आज भी मैं शहबाज शरीफ पे स्टैंड कर रहा हूँ। असल में आप जो बात कर रहे हैं वो जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके कर रहे हैं ना काजी साहब। अच्छा, अब इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि शरीफ खानदान पे अगर थोड़ा सा गौर किया जाए ना, तो कुछ ऐसे अफराद हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। ही इज़ वन ऑफ दैम, जवेद लतीफ़। अच्छा, इसके साथ साथ मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी या दीगर एहसन इकबाल, इन अफराद को आप लें तो हर पार्टी में ग्रुप बंदी होती है। इस पार्टी में भी मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े तो मौजूद हैं, एक शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। अब जो शहबाज शरीफ वाले हैं वो चाहते हैं किसी तरीके से नवाज शरीफ आ जाए, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो सेक्शन 223
आ गया इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत तो अब नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक तो नहीं सकता। अगर वो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, चाहे वो जेल में हो, वो बाहर हो, वो अंदर हो, वो जहां मर्जी हो, कानूनी तौर पर उसकी राह हमवार हो गई है। मेरी राय के मुताबिक मैं अपनी खबर पे आज भी स्टैंड लेता हूं कि अभी आरिफ साहब ने भी फरमाया है कि शहबाज शरीफ वाली बात, शहबाज शरीफ का घोड़ा आगे है और शहबाज शरीफ ही मुझे लग बट साहब ये बताएं कि फिर वोटों के बगैर भी कोई आईनी शिकायत है कि वोट भी मिले तो कोई गल अच्छा, भाई साहब आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ का घोड़ा आ गया, किसी ने कहा फलां घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, बड़ी लाइनिंग है, बड़ा जवान है, इतना कद है उसका, ये वो, उसमें बड़ी ट्रैक्शन है। वो सारे इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा इतना खूबसूरत घोड़ा। उन्होंने कहा क्या बात है उस घोड़े की। जब वो गए तो वो घोड़ा लंगड़ा रहा था। उन्हें क्या फिटे मुंह तेरा, भाई दुर्दी फिटे मुंह तेरा। और घोड़े की शक्ल नहीं, चाल देखी जाती है, उसकी दौड़ देखी जाती है, तो लिहाजा वो घोड़ा तो छोड़ दे। हाँ, मैंने जो अपनी राय का इजहार किया, मैंने दौड़ तो बहुत दफा देखी नहीं, मैंने राय ना मैंने सिलेक्शन के जरिए कहा कि शहबाज शरीफ आ सकते हैं, इलेक्शन के जरिए तो पीटीआई ही है। मैंने सिलेक्शन का जिक्र कहा है। पहले बार बार सुन ले मेरी बात, क्योंकि मैंने रोज़े इशर वाले दिन अल्लाह को भी जवाब दे होना है। इधर की सख्तियां अपनी जगह। सऊदी अरब का दौरा भी तो हो रहा है ना बड़ी साहब। सऊदी अरब का दौरा अब क्या करें हमारे लिए? या सऊदी अरब है, या लंदन है, या बीजिंग आ गया है, पहले वाशिंगटन डीसी था। तो हम कहाँ हमने मतलब जाके इक़्तिदार के आपने लिए मेरी बात को सेकंड कर दिया। जब आप 23 करोड़ आवाम की बजाय बैरूनी ताकतों के जरिए या अंदरूनी ताकतों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचना चाहें, तो फिर उसे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन होता है कि तमाम जमातें जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहता है, उनके नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं कि कौमी असम्बली में कितने नंबर हो गए। या वो अकेले अक्सरीती जमात ने लिया तो वो इक़्तिदार संभाल लेती है, या इंतहाबी इत्तेहाद बनता है। तो लिहाजा अभी तक सिलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन में तो नून लीग है ही नहीं। अदब एहतराम के साथ एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ हैं। 3.5 अरब का जो ब्रीदर है, या हमें एक जिसे लाइफ सेवर भी कहा है आईडॉन ने, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़रूख सलीम हमारे साथ होंगे, और एक और बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट भी आईडॉन में ही छपी है, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे कि 131 मुल्कों का एक सर्वे आया है, जिनके 1900 से लेकर अब तक जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। खुदा का शुक्र है हम तो वक्ती तौर पर इसे टाल चुके। कहाँ तक टाल चुके हैं, आगे आने वाले मईशत के दिन कैसे होंगे, ये पूछेंगे डॉक्टर फ़रूख सलीम से। और ये जो सिनेरियो है ये कितना खौफनाक है, जिससे हमें हर सूरत बचना है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक अच्छी खबर बड़े दिनों बाद आई, और वो अगर इसे हम अच्छी कहना चाहिए, 3.5 या 3 बिलियन डॉलर का हमें लाइफ सेवर उसको डॉन ने कहा है। ये क्या है? उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नोटेड इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक तो ज़ाहिर है आज डॉलर नीचे आया है, सोना भी शायद थोड़ा बहुत नीचे आया, विच इज़ अ गुड न्यूज़। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मूडीज़ और फिच जो हैं, जो कि रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो क्यों अभी तक हमें थोड़ा सा खदशात का इज़हार करती हैं? और हमने क्या 11 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा करने का भी वादा किया है, पूरा करेंगे? और 25 अरब डॉलर की अदायगियों का मामला, हाउ डू यू लुक एट द कमिंग डेज? कितने संजीद सीरियस हैं और कहाँ तक हम कामयाब होते नज़र आते हैं आपको डॉक्टर साहब? जी, 3 या 4 हक़ाइक़ आप सामने रख देता हूँ। देखिए, ये पहली हकीकत ये है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। डिफ़ॉल्ट में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान चला जाता तो उसके असरात और उसके नुकसानात पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर, वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो पहली हकीकत ये है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, ख़त्म नहीं हुआ, टल गया। दूसरी हकीकत ये है कि हम जो 23वां प्रोग्राम हमने साइन किया था, हमारी हुकूमत ने साइन किया था, वज़ारत ख़ज़ाना ने साइन किया था, उसको मुकम्मल करने में हम नाकामयाब रहे। उसका 9th रिव्यू है, उसमें हम फेल हो गए। तीसरी जैसे हकीकत आपने भी कहा कि ब्रीदिंग स्पेस है, हमें सांस लेने की जगह मिल गई। सांस लेने की जगह मिल गई है। 3 अरब डॉलर का इजाफी कर्जा है, कोई लड्डू का डब्बा, कोई बर्फी का डब्बा नहीं है। तो इजाफी कर्जा लेने में कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। ये कोई इजाफी कर्जा हमारे ऊपर जो है वो मजीद आ रहा है।
अब इसमें से कहा यह जा रहा है कि जुलाई की 12 तारीख को बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। मैंने चेक किया है, IMF की बोर्ड की मीटिंग 5 को भी है, 6 को भी है, एक 12 को है, 13 को है, लेकिन उनमें से किसी बोर्ड की मीटिंग में अभी तक पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है। हमें बताया ये जा रहा है कि जुलाई की 12 तारीख को उनकी जो मीटिंग है उसमें पाकिस्तान के हवाले से बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। IMF की जो अपनी वेबसाइट है उसमें पाकिस्तान अभी तक एजेंडे में नहीं है। अब होगा क्या? देखिए, अगर बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान आ जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया है, अगर हमें $1 बिलियन की एक और मजीद किस्त जो है वो इस अरेंजमेंट के तहत मिल जाती है, तो फिर आप देखिए कि हमें अगले 12 महीनों के अंदर कोई $23 अरब की अदायगियां करनी है जो हमारी पेमेंट्स हैं। तो $3 अरब का ये अरेंजमेंट है IMF के साथ, और अदायगियां हैं $23 अरब की। तो आप सोचिए कि हमें बहुत सारे और कर्जा जात भी चाहिए होंगे, वर्ल्ड बैंक से चाहिए होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से चाहिए होगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से चाहिए होगा, फिर जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं उनकी तरफ से रोल ओवर चाहिए होंगे, उनकी तरफ से इजाफी कर्जा जात चाहिए होंगे। तो अभी काफ़ी सारे मराहिल जो हैं वो पुर करना बाकी हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक और जी आप बात मुकम्मल करें। कि 26 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो इसमें खबर है वो मजीद महंगाई की है। हमने जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है IMF के साथ, उसमें जो अग्रीमेंट की शर्तें हैं उसमें ₹8.25 फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ना है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई ₹55 फी लीटर जो है पेट्रोलियम लेवी है। सूद की शरह आपने देख ही ली है, वो 22% पे हम ऑलरेडी ले गए हैं। गैस की कीमत में बताया जा रहा है कि लगभग 50% का इजाफा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, मैं उसके बाद बाकी दोस्त आपसे बात करेंगे। एक UNDP की रिपोर्ट थी कि हमें पहली रिपोर्ट थी $17 बिलियन हैं जो हमारे यहाँ इशराफिया या सब्सिडीज़ में दिए जाते हैं, और अब उसकी अपडेट आई है, डॉक्टर पाशा बता रहे थे कि 23 बिलियन। क्या हम बेल्ट टाइटनिंग नहीं कर सकते? अखराजात को हम अपनी आमदनी के बराबर नहीं ला सकते? स्मार्ट या छोटी गवर्नमेंट प्लेस करके हम अंदर से इंडिजिनस रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब देखिए, असल इशू यही है जिसका जिक्र अब आपने किया। देखिए, हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें कोई जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम मजबूर हो जाते हैं अपनी ही गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में कि हम फिर IMF के पास जाके भीख मांगनी पड़ती है और बाकी मुल्कों के पास भीख मांगनी पड़ती है। गलती हमारी अपनी है। हमें जो बताया जाता है कभी कि हमारे खिलाफ एक आलमी साजिश हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी हमें बताया जाता है कि जी वो चाह रहे हैं कि हम श्रीलंका बन जाएं। हम खुद से ये चाह रहे हैं कि हम श्रीलंका बन जाएं। कोई आलमी साजिश हमारे खिलाफ नहीं हो रही। ये सब हमारा अपना किया करता है। जो भी हुकूमत आती है वो दो चीज़ें हमें आके बताती है। एक चीज़ वो बताती है कि ये सारी गलतियां जो हैं ये पिछली वाली हुकूमत की थी। ये PTI की हुकूमत के दौरान भी हम ये सुनते रहे, अब दोबारा से वही आवाज़ आ रही है। और दूसरा, हमें ये बताया जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही। देखिए, सब किया कराया हमारा अपना है। IMF की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करे। 75-77 सालों से IMF के पास इस वक्त कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। जी भट्टी साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने बहुत अहम नुक्ते उठाए, हम थोड़े सा गलतफहमी का शिकार हो गए थे। $3 अरब हमें मिले, आपने फरमाया इसी साल $23 अरब देने हैं और डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं हुआ, टल गया है। अब क्या आप समझते हैं कि $20 अरब हमें मजीद मिल जाएंगे और $23 अरब हम वापस कर पाएंगे? अगर नहीं वापस कर पाएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा और इसका हल क्या है? हुकूमत को कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आपके एक्सपीरियंस पे कि पाकिस्तान इस खतरे से मुकम्मल निकल जाए और तरक्की के रास्ते पे गामजन हो? जी भट्टी साहब, देखिए, हम माशी फैसले करते हैं बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जिनकी बुनियाद सियासी होती है। माशी फैसले हैं, सियासी बुनियाद है,
उसके नतीजे में मईशत को और पाकिस्तान में रहने वालों को एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि नवंबर के महीने से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ, और जुलाई में जाके हमें ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर हमने दस्तखत किए हैं। ये 8 महीने जो गुजरे हैं, इसके दौरान आप सोचिए कि तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आई हैं, कोई 4 अरब डॉलर की हमारी रिमिटेंसेस नीचे आई हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो 25% नीचे गया है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है। इसके नतीजे में हमें कोई 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो 8-9 महीने हमारे मुज़ाकरात चलते रहे। और आखिर में वो, जैसे हम कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते, 100 जूते भी खाए हमने और 100 प्याज उससे पहले हम खा चुके थे। तो ये सियासी फैसला था जिसके नतीजे में हम IMF का हिस्सा नहीं बने आज से 8-9 महीने पहले, और अब 8-9 महीने के बाद जब हमें ख्याल आया तो $3 बिलियन का पैकेज है, और इन 8-9 महीनों के दौरान तकरीबन 8-9 बिलियन का हम नुकसान कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब मिफ्ताह इस्माइल साहब ठीक समत में लेके जा रहे थे मैशत को, वो ये तजर्बा ठीक साबित नहीं हुआ जो गवर्नमेंट ने वजीर खजाना बदले? देखिए, पिछले 5 सालों में 6 वज़राए खजाना बदली हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। अगर 5 सालों में आपने 6 वजीर खजाना बदलने हैं, किसी को 8-9-10 महीने से ज़्यादा का टेन्योर नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा, और फिर क्या आलमी इदारे जो हैं उनका एतबार और एतमाद का क्या डिग्री होगी वज़ारत ख़ज़ाने के साथ। तो ये जब तक एक पॉलिसी स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, या पॉलिसी कंटिन्यूटी, एक ही पॉलिसी को लेके आगे चलना है। अगर इस मुल्क की मईशत को हमने किसी सीधी सिमत में लेके जाना है, तो ये तवक्को रखना आप भूल जाएं कि IMF जो है वो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त कर देगा या सीधे ट्रैक पर डाल देगा। डॉक्टर साहब, आपने जो बड़ी अहम बात की है 23 अरब डॉलर की कर्ज की अदायगी की, अब मुझे जो बात आपकी समझ आई है, ये पाकिस्तान में सूद और कर्ज की साथ के तौर पर हमने ये 23 अरब डॉलर देने हैं। अब बात ये है कि ये तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, इससे तो ये मुझे समझ आ रही है कि ये 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा काम, इतनी बड़ी रकम की आप जो फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में क्या हमें IMF से मोर मनी लेनी पड़ेगी, या आप इसके खदशात को कैसे बरकरार देख रहे हैं? इज़ इट पॉसिबल कि हम फिर नीचे ही जा रहे हैं? और इसके साथ साथ एक छोटा सा आखिरी सवाल ये करूँगा कि डॉलर और पाउंड के बारे में भी बताइएगा कि इन फ्यूचर आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं। 2 बातें डॉक्टर साहब आपकी तरफ। देखिए, पहली बात ये है कि पाकिस्तान का असल इशू जो है वो माशी नहीं है। ये 23 अरब डॉलर की अगले 12 महीनों में पेमेंट्स करना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तानी मईशत के लिए। कोई 350-400 अरब डॉलर की ये मईशत है, सालाना GDP जो हमारी प्रोड्यूस करते हैं। हमारा इशू माशी नहीं है, हमारा इशू सियासी है। हमारा इशू, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम माशी फैसले करते हैं सियासी बुनियाद के ऊपर। आप अगर, और सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, इससे पहली वाली हुकूमत भी यही हरकतें करती है। अगर आपको याद हो, फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आती है सन 2022, वो PTI की हुकूमत थी, जो वजीर आजम साहब थे, साबिक वजीर आजम, उन्होंने, हुकूमत ने खुद, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वक्त की कमी के बायस हम आपकी बात काट करेंगे। डॉक्टर साहब हमें हमेशा एनलाइटन करते हैं। कुछ चीज़ें रह गई, एक सिनेरियो आज पेंट किया गया था, कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। खुदा का शुक्र हम डिफ़ॉल्ट से बचे, और जो पिछले 100 सालों में 131 मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए, उनका अशर क्या हुआ। अल्लाह में से बचाएगा और हमें मौका देगा कि 400-500 बिलियन डॉलर की मैशत से हम ये पैसे खुद निकालें और इस कर्जे से बाहर निकलें। इस उम्मीद के साथ इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।